नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों से पढ़ रहे होंगे और तैयारी आप सभी की ठीक होगी। तो कैसे हैं आप सब? कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट दीजिए और गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अपने अपने मोबाइल से लैपटॉप में YouTube को खोल लेना है और YouTube को खोलकर गंगा एकेडमी टाइप कर दीजिए और गंगा एकेडमी टाइप करके सर्च कर दीजिए और स्वामी विवेकानंद के लोगो वाला चैनल आपको दिख जाएगा। बस उसी चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी आ जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से हर वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले आपको मिले, आपके मोबाइल में पहुँचे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोई आपके लिए कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने न पाए और हर वीडियोस को आप सब देखिए, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हर खास मैटर दिया गया है और उस वीडियोस के फैक्ट को देखकर अपने कॉन्सेप्ट को तैयार कीजिए, वीडियो को आप साथ कर लीजिए, जिससे आप आगामी कोई भी परीक्षा देने जाइए तो वहाँ आपको हताश ना होना पड़े। आप निश्चित रूप से वीडियो देख के जाएंगे तो परीक्षा क्वालिफाई करके आएंगे और एक नौकरी आसानी से लेकर आएंगे। ये गंगा एकेडमी का वादा है, दावा है। बस आप सभी गंगा एकेडमी चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। हमारा आत्मबल और विश्वास हौसला बढ़ाते जाइएगा और गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अपने सभी मित्र मंडलियों, सगे संबंधियों को शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। आप सब संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए, भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचा दीजिए और आप सब निरंतर चैनल पर जुड़ते जाइए, चैनल पर प्यार और सपोर्ट दीजिए और आप सब जुड़ते हुए 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए और आप सभी के जुड़ने से जिस दिन हमें 1 लाख सब्सक्राइबर आप सभी सब्सक्राइब करके मौजूद हो गए, हम आप सभी के तोहफे के रूप में ये व्हाइट बोर्ड को डिजिटल बोर्ड पर आश्रित कर देंगे और ये व्हाइट बोर्ड के स्थान पे आप सभी को हर क्लास डिजिटल बोर्ड पर आप सभी को उपलब्ध हो जाएगी और बेहतर से बेहतर एडुकेटर को भी आपके गंगा एकेडमी पर आमंत्रित करेंगे और आप सभी को अपने घरों से संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट फुल कोर्स, पूरा फुल सिलेबस के अनुरूप आप तैयारी कर पाएंगे और PDF सहित आप सभी को तैयारी में होगी। बस आप सभी गंगा एकेडमी पर जुड़कर सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी दबा लीजिए। तो हम शुरुआत किए थे CRPC यानी IPC पर। भारतीय दंड संहिता में हम CRPC IPC को शुरू किए थे और 1-2 वीडियो पब्लिश हो चुके हैं और अगर उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी पहले देख लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियोस को जब क्रम से देखेंगे तो अधिक समझ में आएगा, आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। हमने बहुत बारीकी से, बहुत समझाते हुए, बहुत आप सभी को परिश्रम करते हुए आप सभी को एक एक धारा को, एक एक अध्याय को लेकर चल रहा हूँ, जिससे आप सभी को हमेशा आप सभी घोल के पी लीजिए। कभी एक पूरे IPC का कोई अध्याय, कोई धारा आप सभी भूल ना पाए। तो आप सब जुड़ते जाइए। प्यारे बच्चों, पुलिस में जब कोई केस होता है और पुलिस केस के दौरान पुलिस जो दंड देती है, पुलिस जो गिरफ्तारियां करती है, पुलिस जो कुछ भी अपना प्रोसेस करती है, वो सब कुछ
कहीं ना कहीं आईपीसी के अंतर्गत ही करती है। और आईपीसी के जिस सेक्शन में जो कानून है, जो सज़ा है, वही सज़ा वही दंड आपको पुलिस देगी, उसके अलावा कोई नहीं देगी। ऐसा नहीं है कि आप मारपीट कहीं का केस है तो पुलिस चोरी का मुकदमा केस दर्ज कर दे, चोरी का है तो ये मारपीट वाला कर दे। तो जिस आईपीसी के हर एक सेक्शन में हर कानून के दंड और विधान बनाए गए हैं, और आपको पुलिस जो दंड देगी वो आप जो आईपीसी के अंतर्गत ही देती है। आईपीसी से बाहर कोई सज़ा नहीं है। पुलिस जो कुछ भी प्रावधान जो प्रोसेस करती है अपने कार्य क्षेत्र में, वो आईपीसी के अंतर्गत ही होता है। तो हम उसी आईपीसी पर आप सभी से डिस्कस कर रहे हैं, आप सभी से परिचर्चा कर रहे हैं, और एक एक आईपीसी, एक एक अध्याय आप सभी को घोल के पिला दूंगा। बस आप सभी गंगा एकेडमी पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी आप सब फटाफट जुड़कर 1 लाख सब्सक्राइबर पार कर दीजिए। तो चलिए, हम ज़्यादा समय नहीं इन्वेस्ट करते हैं, हम सीआरपीसी के अध्याय और धाराओं पे चल रहे थे। तो हम सबसे पहले आपको सीआरपीसी के अध्याय और धाराओं में सबसे पहले हम अध्याय पर चर्चा कर रहे थे, और अध्याय में हम आपको उस अध्याय में कौन कौन सा धारा आता है ये भी मैं आपको एक ओरल जानकारी यहाँ दे रहा हूँ। बाकी हम एक एक धारा को भी हम पढ़ेंगे। अभी हम कौन सा प्रावधान किस अध्याय में है और उस अध्याय में कुल कितने धारा हैं, ये हम आप सभी को बता रहा हूँ। फिर जब अध्याय हमारा खत्म हो जाएगा तो सीआरपीसी में कुल कितने अध्याय हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि सीआरपीसी आईपीसी में कुल अध्यायों की संख्या 37 है, और इन 37 अध्याय को हम एक एक करके पढ़ रहा हूँ। तो 20 तक हमारा हो गया था, और 20 के आगे आज हम अध्याय पर चर्चा करेंगे। अध्याय को कौन सा अध्याय का क्या प्रोसेस है इसको हम जानेंगे, और उसके साथ साथ उस अध्याय में कौन कौन सा धारा शामिल किया गया है तो वो भी हम देख ले रहे हैं। बाकी एक एक धारा को हम विस्तृत पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, हम यहाँ अध्याय 20 से हम आगे की तरफ चल रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अध्याय 20 में मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो याद कर लीजिए। अध्याय 20 में मजिस्ट्रेटों के द्वारा सम्मन मामलों का विचारण, अर्थात आप देखे होंगे कि कहीं पुलिस कभी कभी किसी का कोई सम्मन वाला मामला होता है तो पुलिस घर तक सम्मन लेकर आती है, और सम्मन उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसके ऊपर सम्मन जारी होता है। तो सम्मन वाला मामला किस अध्याय में है, तो अध्याय 20 में है। ये सम्मन किसके द्वारा होता है, तो मजिस्ट्रेटों द्वारा सम्मन मामलों पर विचारण का प्रोसेस आईपीसी सीआरपीसी के किस अध्याय में है, तो आपको याद कर लेना है। याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि मजिस्ट्रेटों द्वारा सम्मन मामलों का विचारण सीआरपीसी के अध्याय 20 में है। तो मजिस्ट्रेटों द्वारा सम्मन मामलों का विचारण सीआरपीसी के अध्याय 20 में है, और इस अध्याय 20 में कौन कौन सा धारा शामिल है, तो नोट कर लीजिए। धारा अध्याय 20 में धारा 251 से लेकर 259, यानी
अध्याय 20 क्या है? मजिस्ट्रेटों द्वारा सम्मन मामलों का विचारण। और इस अध्याय 20 में धारा 251 से लेकर 259 तक की चर्चा की गई है। तो अब आगे आते हैं अध्याय 21। तो अध्याय 21 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो अध्याय 21 में है संक्षिप्त विचरण। जब कोई संक्षेप में कोई विचरण की बात होती है तो सीआरपीसी के अध्याय 21 में एक प्रावधान है। तो संक्षिप्त विचरण सीआरपीसी के किस अध्याय में है? तो अध्याय 21 में है। याद कर लीजिए बच्चों कि सीआरपीसी के किस अध्याय में संक्षिप्त विचरण है? तो संक्षिप्त विचरण सीआरपीसी के अध्याय 21 में है। 21 में है। तो अध्याय 21 में संक्षिप्त विचरण है। संक्षिप्त विचरण अध्याय 21 में है। तो अध्याय 20 में मैंने क्या बताया? मजिस्ट्रेटों द्वारा सम्मन मामलों का विचारण। तो मजिस्ट्रेटों द्वारा सम्मन मामलों का विचारण अध्याय 20 में है। धारा 251 से लेकर 259। अब आइए अध्याय 21 में संक्षिप्त विचारण। और संक्षिप्त विचारण अध्याय 21 में कौन कौन सा धारा है? तो धारा 260 से लेकर 265। 260 से 265 धारा सीआरपीसी के अध्याय 21 में है, संक्षिप्त विचारण वाले में। तो अब हम आते हैं अध्याय 21 ए। एक अध्याय 21 हो गया संक्षिप्त विचारण, जो 261 से 265 वाला धारा समाहित है अध्याय 21 में संक्षिप्त विचारण में। तो अब अध्याय 21 का ए पढ़ेंगे। तो अध्याय 21 का ए क्या है? तो याद कर लीजिए, अध्याय 21 का ए एक सौदा अभिवाद की बात आती है। तो सौदा अभिवाद वाला प्रकरण सीआरपीसी के किस अध्याय में है? तो याद कर लीजिए, सौदा अभिवाद से संबंधित कोई है बात है तो वो सीआरपीसी के अध्याय 21 ए में होगा। तो अध्याय 21 ए सीआरपीसी के अध्याय ए में, अध्याय 21 के ए सीआरपीसी के अध्याय 21 के ए में सौदा अभिवाद है। और इस 21 ए में धारा कौन कौन सा आएगा? तो धारा 265 से ये से 265 यल याद कर लीजिए। 265 धारा ए से 265 यल तक आपका सीआरपीसी के अध्याय 21 ए में समाहित है। अब आते हैं अध्याय 22 में। तो अध्याय 22 मेरे प्यारे बच्चों क्या है? अध्याय 22 में कारागार यानी कि जेल में परिरुद्ध या विरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी से संबंधित कोई मामला है। कारागार में परिरुद्ध या विरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी वाला सीआरपीसी के किस अध्याय में है? तो कारागार में परिरुद्ध व विरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी वाला मामला सीआरपीसी के अध्याय 22 में समाहित है। और इसमें धारा है 272 से लेकर 299। नहीं सॉरी, ये 272 तो अध्याय 23 वाला है। ये अध्याय 22 में कारागार में विरुद्ध हुआ परिरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी है। और इसमें धारा 266 से लेकर 271 तक है। 266 से लेकर 271 तक धारा अध्याय 22 में है। 22 में क्या दिया गया है? तो दिया गया है कारागार में विरुद्ध व अपरिरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी। कारागार में परिरुद्ध व विरुद्ध
व्यक्तियों की हाजिरी वाले मामला सीआरपीसी के अध्याय 22 में है। और इस अध्याय 22 में धारा कौन सा समाहित है? तो धारा 266 से लेकर 271 तक अध्याय 22 में धारा अंकित है। तो अब आते हैं अध्याय 23। अध्याय 23 में मेरे प्यारे बच्चों आपको याद कर लेना है एक लाइन, जांचों व विचारों में साक्ष्य। कोई जांच है या विचारण है, उसमें साक्ष्य से संबंधित मामला होता है। तो जांचों व विचारों में साक्ष्य निम्नलिखित में से बताइए कि सीआरपीसी के किस अध्याय में है? तो जांचों व विचारों में साक्ष्य सीआरपीसी के अध्याय 23 में है। और अध्याय 23 में सीआरपीसी के अध्याय 23 में क्या है? जांचों व विचारों में साक्ष्य। और इसमें अगर अध्याय 23 में धारा कहें तो धारा ये 272 से लेकर 299, 272 से लेकर 299 तक अध्याय 23 में है। और 266 से 271 तक धारा अध्याय 22 में है। अब आते हैं अध्याय 24। क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा है? कहीं कोई क्वेरीज हो तो बताइए। तो अब आते हैं सीआरपीसी का अध्याय 24। तो सीआरपीसी का अध्याय 24 याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जांचों और विचारों अध्याय 23 में भी है और अध्याय 24 में है। तो जांचों व विचारों अंतर क्या है 23 और 24 में? 23 में था जांचों व विचारों में साक्ष्य, यहाँ साक्ष्य लेकर आता है। लेकिन 24 में जांचों व विचारों के बारे में कोई साधारण उपबंध। जब कोई साधारण उपबंध जांच और विचारण में आएगा तो अध्याय 24 होगा। और जब जांचों और विचारों में साक्ष्य रहेगा तो अध्याय 23 रहेगा। तो सीआरपीसी के अध्याय 23 में जांचों व विचारों में साक्ष्य होगा और अध्याय 24 में जांचों और विचारों के बारे में साधारण उपबंध होगा। तो अध्याय 23 में जांचों व विचारों में साक्ष्य वाले में धारा 272 से 299 है। और 24 में जांचों व विचारों के बारे में साधारण उपबंध में धारा 300 से लेकर 327 तक है। तो अध्याय 24 में आपको धारा कौन कौन सा है इसमें? तो 300 से लेकर 327 तक की धारा अध्याय 24 में है, जिसमें जांचों व विचारों के बारे में साधारण उपबंध है। तो अब हम नेक्स्ट अध्याय 25 पर चलते हैं। सीआरपीसी के अध्याय 25 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिए सीआरपीसी का अध्याय 25 में याद करना है विकृत चित्त अभियुक्त। विकृत चित्त क्या होता है? जैसे कोई पागल है, सनकी है, दिमाग उसका ठीक नहीं है, तो इसको हम कहते हैं उसमें कहीं ना कहीं विकृति है। तो ये विकृत चित्त अभियुक्त कोई है, उन ऐसे व्यक्तियों के बारे में उपबंध बनाना, अर्थात कोई सनकी पागल कम दिमागी वाला व्यक्ति है तो उसके बारे में कोई उपबंध बनाने की बात आती है तो सीआरपीसी के अध्याय 25 के अंतर्गत बनाया जाता है। तो सीआरपीसी के अध्याय 25 में क्या है याद कर लीजिए, विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध। तो विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में कोई उपबंध वाली बात आती है तो सीआरपीसी का अध्याय 25 होगा। और इस सीआरपीसी के अध्याय 25 में धारा 328 से लेकर 339 आता है। धारा कौन कौन सा आता है? ये 328 से 339 तक आता है।
तो अध्याय 25 में धारा 328 से 339 होगा। मामला क्या है? विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध बनाने वाला। तो क्या यहाँ तक आप सभी को कोई प्रॉब्लम हुआ? समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अभी तक मैंने क्या बतलाया एक बार आप सब पुनः याद कीजिए, मैं रिकॉल करता हूँ। जल्दी जल्दी मैं आप सभी को एक बार पुनः याद दिला दे रहा हूँ। मेरा मकसद 2-3 बार रिकॉल करने का ये है कि क्लास में ही हम आपको याद कराने का पूरा प्रयास करता हूँ कि क्लास में 2-3 बार जब मैं आपको रिकॉल करके बतला दूंगा तो ज़्यादा चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएगी, और 2-3 बार वीडियो अपने से देखेंगे तो और समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम एक बार पुनः रिकॉल करते हैं अध्याय 20 से 25 जिस पर हम चर्चा कर चुके। तो अध्याय 20 क्या है? तो अध्याय 20 में मजिस्ट्रेटों द्वारा सम्मन मामलों का विचारण। जब मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई सम्मन जारी किया जाता है तो उन सम्मनों के बारे में कोई विचारण वाली मुद्दा होती है तो सीआरपीसी का अध्याय 20 कहता है। और इस सीआरपीसी 20 में कौन कौन सा धारा है? तो धारा 251 से 259 तक है। 251 से 259 तक धारा सीआरपीसी के अध्याय 20 में है। अध्याय 20 में मजिस्ट्रेटों द्वारा सम्मन मामलों का विचारण याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट सीआरपीसी का अध्याय 21 आता है, और 21 वाले अध्याय में याद कर लीजिए संक्षिप्त विचारण। जब कोई विचार संक्षेप में होता है, संक्षेपीकरण किया जाता है, तो सीआरपीसी के अध्याय 21 के अंतर्गत किया जाता है। और इस सीआरपीसी 21 में धारा है 260 से 265। 260 से 265 धारा, 260 से लेकर 265 धारा सीआरपीसी के किस अध्याय में है? तो 21 में है। अब नेक्स्ट है सीआरपीसी का एक अध्याय 21A आ जाता है। 21A, और 21A में सौदा अभिवाक है, और सौदा अभिवाक वाले मामले में सीआरपीसी का अध्याय 21A सक्रिय हो जाता है। और इस 21A में धारा 265A से लेकर 265L तक समाहित है। अब नेक्स्ट आते हैं सीआरपीसी का अध्याय 22, और सीआरपीसी का अध्याय 22 कहता है कारागार में परिरुद्ध व विरुद्ध। कारागार में परिरुद्ध व विरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी वाला मामला आता है। और इसमें अध्याय 22 में धारा 266 से लेकर 271 समाहित है, शामिल है। अब नेक्स्ट सीआरपीसी का अध्याय 23 याद कीजिए। जांचों व विचारों में साक्ष्य लेकर आता है, और जांचों और विचारों का साक्ष्य सीआरपीसी का अध्याय 23 है। और इस अध्याय 23 में धारा है 272 से लेकर 299। तो 272 से लेकर 299 सीआरपीसी का अध्याय 23 है, जिसमें जांचों व विचारों में साक्ष्य है। अब नेक्स्ट देखिए सीआरपीसी का अध्याय 24, और अध्याय 24 में जांचों और विचारण है, लेकिन इसमें जांचों और विचारों के बारे में कोई साधारण उपबंध बनाता है। और इसमें धारा 300 से लेकर 327 तक शामिल है। अब यहाँ देखिए हमने आपको जैसे अध्याय 20 में मैंने आपको बताया 251 से 259 है। अध्याय 21 में धारा 260 से 65 है। 21A में सौदा विभाग में
धारा 265 ए से 265 यल है। अध्याय 22 में मैंने धारा 266 271 से 71 तक बताया। अध्याय 23 में धारा 272 से 299 है और 24 अध्याय 24 में धारा 300 से 327 है। अभी हम यहाँ अध्याय वाले में मैं एक अध्याय में मैं धारा को या हर अध्याय में कौन सा धारा है ये बता दे रहा हूँ। अब जब अध्याय 37 अध्याय को हम पढ़ लेंगे तो ये 251 में क्या है, 252 में क्या है, 253 में क्या है, 254 में क्या है, 255, 56, 57, 58, 59 इस प्रकार से एक धारा को भी हम विस्तृत पढ़ेंगे। अभी आपको हम इस अध्याय वाले में इतना यहाँ आपको जानकारी दिला दे रहा हूँ कि अध्याय में कौन सा कानून है, कौन सा मुद्दा है और उसमें कौन कौन से धारा से संबंधित दंड है ये हम बता दे रहा हूँ। फिर हम एक धारा को भी पढ़ने वाले हैं। तो अध्याय 24 मैंने पढ़ा, जांचों व विचारों के बारे में साधारण उपबंध, धारा 300 से लेकर 327 और अध्याय 25 में मैंने पढ़ा कि विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में कोई उपबंध बनाता है। अध्याय 25 और इस अध्याय 25 में धारा है 328 से लेकर 339। तो 328 से 339 वाले धारा में कौन सा अध्याय सीआरपीसी का शामिल है, तो अध्याय 25 है जिसमें विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध बताता है। तो अब हम सीआरपीसी का नेक्स्ट अध्याय 26 पर आ गए हैं। तो अध्याय 26 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सीआरपीसी का अध्याय 26 आपको याद कर लेना है कि इसमें आता है न्याय प्रशासन। जब कोई बात न्याय प्रशासन पर आती है, न्याय का प्रशासन का मुद्दा आता है, तो वहाँ सीआरपीसी का अध्याय 25 खड़ा हो जाता है। तो अध्याय सीआरपीसी का अध्याय 25 में है 25 में तो विकृत चित्त अभियुक्तों के बारे में उपबंध है, धारा 328 से 339। यहाँ न्याय प्रशासन वाले में हम सीआरपीसी का अध्याय 26 पढ़ेंगे और अध्याय 26 में क्या है? न्याय प्रशासन, अर्थात जब कोई न्यायालय का प्रशासन की बात आ जाती है तो वहाँ सीआरपीसी का अध्याय 26 तत्काल सक्रिय हो जाता है। तो सीआरपीसी का अध्याय 26 में न्याय प्रशासन पर कोई प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में व्याख्या करता है। तो सीआरपीसी का अध्याय 26 क्या है? न्याय प्रशासन के प्रभाव के बारे में, न्याय प्रशासन के कोई प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध जताता है। न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाला कोई किसी प्रकार का कोई अपराध है तो उन अपराधों के बारे में उपबंध का व्याख्या करता है सीआरपीसी का अध्याय 26। और इस सीआरपीसी के अध्याय 26 में कौन सा धारा है? तो याद कर लीजिए 340 से लेकर 352 तक। तो 340 से लेकर 352 तक निम्नलिखित में से सीआरपीसी के किस अध्याय में प्रावधान है, दंड का प्रावधान है? तो धारा 340 से 352 में सीआरपीसी का अध्याय 26 है और अध्याय 26 में क्या है? न्याय प्रशासन के कोई प्रभाव डालने पर उस पर जो अपराध होता है वो अपराध के बारे में यह उपबंध का व्याख्या करता है। और इसमें धारा
340 से 352 तक समाहित है। तो अध्याय 26 हो गया। तो अब सीआरपीसी का अध्याय 27 पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अध्याय 27 में है निर्णय। क्या? निर्णय। अध्याय सीआरपीसी का अध्याय 27 आपको एक शब्द निर्णय याद कर लेना है। यहाँ निर्णय दिया जाता है। सीआरपीसी का अध्याय 27, सीआरपीसी का अध्याय 27 में निर्णय है। और इसमें अध्याय 27 निर्णय वाले में धारा याद कर लीजिए। धारा याद कर लीजिए 353 से लेकर 365। यानी सीआरपीसी का अध्याय 27 में धारा 353 से लेकर 365 तक का दंड है। अब हम 353 में क्या कौन सा दंड है, 354 में क्या है, 355 में कौन सा दंड बनाया गया है, 356, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 हम एक एक करके जब हम 37 अध्याय को पढ़ लेंगे तो स्पेशल मैं धारा बतलाऊंगा और वहाँ एक एक को कंफर्म कर दूंगा, पूरा याद दिला दूंगा। बस आप सभी गंगा एकेडमी चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। और ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यार हर सोशल साइट पर, हर ग्रुपों में अपने सभी दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करके इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। भारत के प्रत्येक नागरिक तक इसे पहुंचा दीजिए। आप सभी से गुजारिश करते हुए अपील करता हूं और फटाफट आप सभी एक बार शेयर कर दीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। तो फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए और आप सब जुड़कर 1 लाख सब्सक्राइबर फटाफट जुड़ते हुए आ जाइए और जिससे आप सभी के लिए व्हाइट बोर्ड के स्थान पर डिजिटल बोर्ड लग पाए। तो आप सभी 1 लाख सब्सक्राइबर हमें जिस दिन पूरा करके दिखा देंगे तो तत्काल हम व्हाइट बोर्ड आप सभी के लिए पेश कर देंगे। तो चलिए, हम अध्याय 27 पे पढ़ रहे थे निर्णय, और इस अध्याय 27 में धारा याद कर लीजिए। अध्याय 27 में 353 से लेकर 365 तक की धारा का विधान है। अब हम आते हैं सीआरपीसी का नेक्स्ट अध्याय 28। तो सीआरपीसी का नेक्स्ट अध्याय याद कीजिए 28। तो 28 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सीआरपीसी का अध्याय 28 में मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए पुष्टि किया जाना अर्थात जब किसी की कोई मृत्यु वाली मामला आती है पुलिस में, जब पुलिस में कोई मृत्यु वाला मामला आता है तो पुलिस उस मृत्यु कैसे हुआ है तो उस मृत्यु दंडादेशों की वहां पुष्टि करती है और उस पुष्टि के लिए पुलिस पुष्टि करती है। तो मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए पुष्टि किया जाना सीआरपीसी के अध्याय 28 के अंतर्गत आता है। और इस सीआरपीसी 28 में धारा याद कर लीजिए, धारा 366 से लेकर 371, यानी 366 से लेकर 371 धारा सीआरपीसी के अध्याय 28 में है, जिसमें मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए पुष्टि किया जाना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट अध्याय सीआरपीसी का 29। तो सीआरपीसी का नेक्स्ट अध्याय आपके सामने 29 आता है और सीआरपीसी के अध्याय 29 में एक शब्द आपको याद करना है, अपील। अपील अपील यानी किसी भी प्रकार का कोई अपील जारी होता है तो सीआरपीसी के अध्याय
29 में अपील का व्याख्या किया गया है। तो निम्नलिखित में से बताइए सीआरपीसी के किस अध्याय में अपील की व्याख्या किया गया है। तो सीआरपीसी के अध्याय 29 में अपील की व्याख्या करता है। सीआरपीसी का अध्याय 29 अपील की व्याख्या करता है और इस सीआरपीसी 29 में अपील की व्याख्या करता है। इसमें धारा कौन कौन सा आता है। तो धारा 372 से लेकर 394। तो धारा याद कर लीजिए, अध्याय 29 में धारा 372 से लेकर 394 तक शामिल है। तो सीआरपीसी के अध्याय 29 में अपील आ गया और अपील आ गया तो अपील में धारा 372 से लेकर 394 याद आ गया। कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अब नेक्स्ट आते हैं सीआरपीसी का अध्याय 31। सीआरपीसी का अध्याय 30 याद कर लीजिए, आपके बीच हाजिर है सीआरपीसी का अध्याय 30। और इस सीआरपीसी के अध्याय 30 में निर्देश व पुनरीक्षण यानी निर्देश और पुनरीक्षण का कोई मामला आता है तो निर्देश और पुनरीक्षण के मामले में सीआरपीसी का अध्याय 30 आ जाता है, क्योंकि सीआरपीसी के अध्याय 30 में निर्देश और पुनरीक्षण की व्याख्या करता है। तो सीआरपीसी का अध्याय 30 क्या है? निर्देश व पुनरीक्षण है, जिसमें धारा है शामिल है 395 से लेकर 405, यानी 395 से लेकर 405 तक की धारा सीआरपीसी के किस अध्याय में है? तो सीआरपीसी के अध्याय 30 में है, धारा 395 से 405, और इसमें व्याख्या किया गया है निर्देश व पुनरीक्षण का। तो फिर से एक बार याद कीजिए, निम्नलिखित में से बताइए सीआरपीसी का अध्याय 30 क्या कहता है। तो सीआरपीसी का अध्याय 30 कहता है निर्देश व पुनरीक्षण। तो निर्देश व पुनरीक्षण सीआरपीसी का अध्याय 30 कहता है और इसमें धारा याद कर लीजिए 395 से लेकर 405, 395 से 405 धारा सीआरपीसी के अध्याय 30 में है। अब नेक्स्ट अध्याय 31 आते हैं। तो अध्याय 31 याद कर लीजिए, अध्याय 31 में कोई आपराधिक मामलों का अंतरण है। आपराधिक मामलों का कोई अंतरण वाला व्याख्या करता है सीआरपीसी का अध्याय 31, और इसमें धारा 406 से लेकर 412, यानी सीआरपीसी का अध्याय 31 कहता है आपराधिक मामलों का अंतरण। आपराधिक मामलों का अंतरण निम्नलिखित में से बताइए किस सीआरपीसी का अध्याय जारी करता है। तो अध्याय 31 आपराधिक मामलों का अंतरण, धारा याद कर लीजिए, अध्याय 31 में 406 धारा से लेकर 412 धारा तक आता है। धारा 406 से 412 तक अध्याय 31 सीआरपीसी के अंतर्गत आता है। अध्याय 31 में है आपराधिक मामलों का अंतरण। तो नेक्स्ट अध्याय की तरफ आते हैं सीआरपीसी के अध्याय 32। तो याद कीजिए सीआरपीसी का नेक्स्ट अध्याय 32। तो अध्याय 32 में है सीआरपीसी के अध्याय 32 में दंडादेशों का कोई निष्पादन का मामला हो या निष्पादन, इसमें निलंबन का भी मामला है, परिहार और लघुकरण, यानी दंडादेशों का कोई निष्पादन आ जाता है या निलंबन आ जाता है या परिहार आ जाता है या लघुकरण आ जाता है। तो
सीआरपीसी का दंडादेशों का निष्पादन आ गया, या निलंबन आ गया, या परिहार आ गया, या लघुकरण आ गया, इनमें से किसी चीज की चर्चा हो रही है तो या व्याख्या हो रही है तो सीआरपीसी का वहां खड़ा हो जाएगा 32, अध्याय 32। तो सीआरपीसी का 32 कब सक्रिय होगा? जब दंडादेशों का निष्पादन से संबंधित मामला आता है, निलंबन का मामला आता है, परिहार का मामला आता है और लघुकरण का मामला आता है। तो ये यहाँ सीआरपीसी का अध्याय 32 सक्रिय हो जाता है और इस सीआरपीसी 32 अध्याय 32 के मामले में धारा 413 से लेकर 435 आता है। धारा याद कर लीजिए 413 से 435। तो 413 धारा से लेकर 435 धारा में सीआरपीसी का अध्याय 32 के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट आते हैं अध्याय 33। तो सीआरपीसी का अध्याय 33 में देखिए, सीआरपीसी का अध्याय 33 देखिए, सीआरपीसी का नेक्स्ट अध्याय 33 में कोई बेल वाला मामला आता है या बंध पत्रों का मामला आता है, तो इसके बारे में कोई उपबंध जाहिर करता है तो यहाँ सक्रिय हो जाता है सीआरपीसी का अध्याय 33। अध्याय 33 में क्या है? कोई बेल, यानी बेल को ही हिंदी में जमानत कहते हैं। कोर्ट में आप सब वकीलों की भाषा में आप सब सुने होंगे, किसी का बेल करवाना है, बेल वाला मुद्दा है तो वही जमानत। तो यहाँ बेल का मुद्दा, बंध पत्रों का मुद्दा के बारे में कोई उपबंध जब बनाया जाता है तो सीआरपीसी के अध्याय 33 के अंतर्गत आता है। और इस अध्याय 33 में धारा याद कर लीजिए, धारा 436 से लेकर 450, 436 से 450 तक, यानी 436 से 450 तक, 450 तक धारा सीआरपीसी के अध्याय 33 में शामिल है। अध्याय सीआरपीसी के अध्याय 33 में शामिल है धारा 436 से लेकर 450 तक। इसमें बेल है, बंध पत्रों है के बारे में उपबंध बताता है। तो ये रहा, एक बार अगर पुनः कहिए निकाल कर दें आप सभी को, जिससे आप सभी को समझ में आ जाए। थोड़ा सा जल पी लें हम। अध्याय 20 हमने बताया आपको कि याद कर लीजिए, अध्याय 20 सीआरपीसी का मजिस्ट्रेटों द्वारा संबंध मामलों का विचारण। अध्याय 21 में और ये अध्याय 20 में धारा 251 से लेकर 259। अध्याय 21 में संक्षिप्त विचारण, धारा 260 से 265। 21A अध्याय सौदा अभिभाग धारा 265 से लेकर 265 है। सीआरपीसी का अध्याय 22 कारगर में परिरुद्ध व विरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी, धारा 266 से 271। अध्याय 23 जांचों व विचारों में साक्ष्य, धारा 272 से 299। नेक्स्ट अध्याय 24 जांचों व विचारों के बारे में साधारण उपबंध बनाता है और इसमें धारा 300 से लेकर 327। सीआरपीसी का नेक्स्ट अध्याय आते हैं अध्याय 25 की ओर। तो 25 में मैंने बताया विकृत चित्त अभियुक्त के व्यक्तियों के बारे में उपबंध बताता है और इसमें धारा 328 से लेकर 339 तक है। नेक्स्ट सीआरपीसी का अध्याय 26
जिसमें है न्याय प्रशासन के पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध बताता है। तो धारा याद कीजिए 340 से लेकर 352। नेक्स्ट अध्याय 27, और अध्याय 27 में है निर्णय। जब कोई बात निर्णय की आती है तो वहां सीआरपीसी का अध्याय 27 आता है, और इस अध्याय 27 में धारा 353 से लेकर 365 शामिल है। 365 शामिल है। 363 से लेकर 53 नहीं बल्कि 53 याद रखिए। सीआरपीसी का अध्याय 27 में निर्णय है, और इसमें धारा है 353 से लेकर 363, सॉरी 63 नहीं 65। फिर से सीआरपीसी का अध्याय 27 में निर्णय, और इसमें धारा 353 से लेकर 365। अब सीआरपीसी का अध्याय 28, इसमें है मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए पुष्टि किया जाना। मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए पुष्टि किया जाना सीआरपीसी के अध्याय 28 का आता है, और धारा 366 से लेकर 371 आता है। सीआरपीसी का नेक्स्ट अध्याय याद कीजिए 29, और 29 में है अपील, और इसमें धारा 372 से लेकर 394, 372 से लेकर 394 सीआरपीसी का अध्याय 29 में है, अपील का वाला है। सीआरपीसी का नेक्स्ट अध्याय 30। आइए 30 क्या है देख लेते हैं। तो 30 में है निर्देश व पुनरीक्षण। सीआरपीसी का अध्याय 30 में निर्देश व पुनरीक्षण है, और इसमें धारा याद कर लीजिए 395 से लेकर 405। नेक्स्ट सीआरपीसी का नेक्स्ट अध्याय 31 याद कीजिए, और 31 में है आपराधिक मामलों का अंतरण। आपराधिक मामलों का अंतरण सीआरपीसी का अध्याय 31 है। इसमें धारा याद कर लीजिए 406 से लेकर 412, 406 से लेकर 412 धारा निम्नलिखित में से सीआरपीसी के किस अध्याय में है? तो 31 में है। क्या है 31 में? आपराधिक मामलों का अंतरण। अब सीआरपीसी का नेक्स्ट अध्याय 32 आते हैं। 32 में क्या है याद कीजिए, दंडादेशों का निष्पादन आता है। निष्पादन के साथ साथ इसी में निलंबन भी आ जाता है। निलंबन के साथ साथ परिहार भी आ जाता है, और लघुकरण आता है। लघुकरण का मतलब दंड को कम करने का, परिहार का मतलब छूट, निलंबन का मतलब निलंबन कर देना, दंड का जो दंड है उसका निलंबन कर देना, निष्पादन कर देना। तो ये निष्पादन किसी भी प्रकार के दंड का जब निष्पादन, निलंबन और परिहार या लघुकरण कर किया जाता है तो सीआरपीसी के किस अध्याय के अंतर्गत? तो अध्याय 32 के अंतर्गत किया जाता है। दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार, लघुकरण। किस धारा की कौन सा धारा शामिल है? तो धारा 413 से 435, 413 से 435 तक की धारा अध्याय 32 में दिया हुआ है। तो सीआरपीसी का नेक्स्ट अध्याय 33, और अध्याय 33 में है बेल यानी कि जमानत। इसके साथ साथ बंद पत्रों के बारे में कोई उपबंध बताता है, और इस अध्याय 33 में धारा याद कर लीजिए 436 से लेकर 450, 436 से लेकर 450। तो 436 से लेकर 450 तक सीआरपीसी का अध्याय 33 है, जिसमें बेल बंद पत्रों के बारे में
उपबंध बताता है। तो कैसा लगा आज का सेशन? आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? कहीं कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये रहा आज का अध्याय 33 तक की चर्चा आप सभी से हो गई। इसके आगे बहुत जल्द आपके बीच फिर मुलाकात होती है। बस आप सभी से यही साहित्य कोट प्रणाम करते हुए यही बार बार गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि ये गंगा एकेडमी मंच, ये प्लेटफॉर्म, ये परिवार आप सभी का है। और इस परिवार में जब हम सभी मिलकर एक होकर रहेंगे तभी पढ़ने और पढ़ाने में मज़ा आएगा और तभी एक रूटीन बनेगी, पढ़ने पढ़ाने में जोश बनेगा। तो आप सब पूरे जोश के साथ इस चैनल पर एकजुट होकर एक साथ आइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिए और 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करवाकर पूरा गंगा एकेडमी पर जोश बना दीजिए, माहौल बना दीजिए। आप सभी से बार बार गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ। गंगा एकेडमी पर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अपने सभी मित्रों को, संबंधियों को, रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कीजिए कि भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुंच जाए। संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। बस आप सभी से यही अपील करता हूं कि आप सभी संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक, भारत के प्रत्येक नागरिक, आम नागरिक तक गंगा एकेडमी को पहुंचा दीजिए। इसको आप सभी को पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सभी को दे रहा हूं। आप सभी फटाफट शेयर करके 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए और 1 लाख सब्सक्राइबर आपका जिस दिन आप सभी गंगा एकेडमी पर पूरा करवाए, आप सभी को एक गिफ्ट पैक के तौर पे डिजिटल बोर्ड पर सारी कक्षाओं का शुभारंभ करेंगे। और ये जिस दिन आप सभी ने 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा किए, उसी दिन जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर आप सभी ने दिया हमें गंगा एकेडमी पर, तत्काल आप सभी के सामने ये व्हाइट बोर्ड्स के स्थान पर डिजिटल बोर्ड लग जाएगा और उसी डिजिटल बोर्ड पर आप सभी को संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट फुल सिलेबस के तहत निःशुल्क आपकी तैयारी कंप्लीट करवाएंगे और पीडीएफ भी आप सभी को उपलब्ध होगा। किसी भी क्षेत्र, संपूर्ण भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको कहीं घर छोड़कर नहीं जाना होगा। सब कुछ, पूरा कोर्स आपको घर बैठे हम आपको उपलब्ध कराएंगे पीडीएफ सहित। बस आप सभी गंगा एकेडमी को प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियोज यहाँ पे पब्लिश होते ही सबसे पहले आपको मिले और आपसे कोई वीडियो, कोई टॉपिक छूटने ना पाए। हर वीडियोज को, हर टॉपिक को देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से देखिए, जिससे पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाए और जब आप परीक्षा देने जाएं आगामी कोई भी, तो आपको परीक्षा क्वालिफाई करके एक नौकरी लेकर अपने घरों में खुशियां लाइए। और इसी उद्देश्य से गंगा एकेडमी आपके साथ जुड़ा है, तो आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए और पढ़ने पढ़ाने में एक जोश का माहौल ले आइए, एक जोश उत्पन्न हो जाइए। गंगा एकेडमी पर आपसे आपके वीडियो देखने से, आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक शेयर कमेंट करने से हमें एक जोश उत्पन्न होता है। और जब आप सभी से हमें जोश उत्पन्न होता है तो और संघर्ष करता हूँ आपके बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए फिर मिलता हूँ बहुत जल्द आपके बीच। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। आज का सेशन बस इतना ही। अब अपनी बारी समाप्त करता हूँ।
फिर मिलूंगा बहुत जल्द। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिएगा और शेयर करके संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा करीब पहुंचाकर फटाफट आप सभी 1 लाख सब्सक्राइबर का अचीवमेंट पूरा करवा दीजिए। डिजिटल बोर्ड संस्थान में लगवा दीजिए 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा होने करवा कर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा, थैंक यू वेरी मच, आप सभी को नमस्कार।